एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 क्या होगी। तो हमें वैल्यू निकालनी है a/b/c। अगर 9 की टेबल देखें तो आप देखेंगे कि सबका जोड़ 9 होगा। 8 और 1 को जोड़ो 9, 7 और 2 को जोड़ो 9। Let's go. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। आज की ये वीडियो MVPP प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ पाना या फिर पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें इस टाइम पर इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ और आपको हर वीडियो में हर बार जब हम 10 क्वेश्चंस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मैंने 10 कंसेप्ट्स बता दिए हैं। तो सोचिए, अभी तक हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन में मैं आपको 30 कंसेप्ट्स बता चुका हूं। रही ये बात कि जिन्होंने ये MVPP का फॉर्म नहीं भरा है तो वो ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि ये वीडियो केवल MVPP के लिए नहीं है, आपको फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जब इन इम्पोर्टेंट एरियाज से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता रहे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा और आप किस तरह से उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हर एक एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस का अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन में पूछे गए कंसेप्ट को समझें और फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम के ग्रुप को आप क्यों ज्वाइन करें उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होगी तो भी मैं आपको ग्रुप में बता सकता हूं। जब हम लेसन से स्टार्ट करेंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में क्या पूछा गया है, इफ़ ए 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज ए मल्टीपल ऑफ 3। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। यदि एक 2 अंकों की संख्या यादृच्छाया चुनी जाती है तो चुनी संख्या का 3 का गुणज होने की प्रायिकता है। तो इसमें 2 वर्ड हैं, हिंदी में बोला गया है प्रायिकता और इंग्लिश में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर लिया जाए, अब 2 डिजिट का नंबर लें तो कहाँ से शुरू होगा, 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से, क्योंकि 1 से 9 तक तो एक एक डिजिट है ना हर एक में। अब 10 से शुरू होकर ये जाता है 99 तक, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होते हैं। तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होकर 99 तक होते हैं। अगर मैं इनकी टोटल नंबर देखूं कि कितने हैं, ये 10 से लेकर 99 तक, तो आपको मिलेगा कि ये 90 है, क्योंकि अगर 1 से 100 तक के नंबर हैं उसमें से हमने 1 से 9 तक के निकाल दिए। कितने नंबर निकाल दिए, 9। और एक नंबर निकाल दिया हमने 100, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर था, तो ये हो गया एक नंबर। तो टोटल नंबर कितने निकाल दिए हमने, 1 से 100 में से 10 नंबर हटा दिए, तो बाकी जितने बच गए वो सारे बच गए हैं 2 डिजिट के नंबर। तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट के नंबर हो गए हैं 90। अब इन 90 में से हमें वो नंबर चूज करने हैं और रैंडमली चूज करने हैं कि आप उस नंबर को उठाओ और वो 3 का मल्टीपल निकल जाए। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल का मतलब है 3 का गुणज, यानी कि 3 की टेबल आप कह सकते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से जाते जाते ये आगे तक चलता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास में नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और ख़त्म हो जाते हैं 99 से, तो हम 3 को भी नहीं लेंगे, 6 को भी नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो 1 डिजिट नंबर है। हमारे क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो 2 डिजिट का पहला नंबर जो 3 का मल्टीपल होगा वो है 12। और लास्ट नंबर क्या है, क्या 99 3 का मल्टीपल है जी? अगर मैं 99 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 33, मतलब कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हमारा लास्ट नंबर हो गया है 99। अब हमें ये नहीं पता है कि 12 से 99 तक ऐसे कितने नंबर हैं कि जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे, यानी कि 3 के मल्टीपल हैं। तो हम देखेंगे पहले 11 से 20 में कितने हैं। 11 से 20 में देखो 12, 15, 18। इसके अलावा आगे चलें, 21 से 30 में कितने हैं,
21 से 30 में आप देखेंगे कि 21, 24 और 27। ऐसे करते करते आप जब देखेंगे कि 91 से 100 तक कितने हैं, 93, उसके बाद नंबर आएगा 96 और फिर आएगा 99। तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि 11 से 20 में भी 3 नंबर हैं, 21 से 30 में भी 3 नंबर, और 91 तक चले गए। हर एक लाइन में हमें 3 नंबर ऐसे मिले हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी, 11 से 20 और 91 से 100 तक टोटल लाइनें हो गई हैं 9। और हर एक लाइन में कितने हमने मल्टीपल देखे, हर लाइन में 3 मल्टीपल हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 27। अब इसमें हमें 3 लाइनें ऐसी मिलेंगी जिसमें 3 और मल्टीपल मिलेंगे हमें 3 के। कौन से वो लाइनें, ये हैं 21 से 30 में, क्योंकि 21 से 30 में कितने मल्टीपल मिलेंगे हमें, 21, 24, 27। ये 3 तो मिलेंगे, इसके साथ में हमें 30 भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में 30 के बाद हम 60 को देखेंगे और उसके बाद हम 90 को देखेंगे कि 51 से 60 के बीच में भी हमें कितने बिल देखने को मिले, 4। और 81 से 90 के बीच में भी हमें 3 से मल्टीपल कितने नंबर देखने को मिले, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27 तो हमारे पास में ऑलरेडी थे, इसके बाद हमारे पास में एक एक नंबर और बढ़ा है। ये 3 नंबर तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ये एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा हमें 3 बार, मतलब 30, 60 और 90। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, जो 3 के मल्टीपल हमें मिले हैं, 27 प्लस 3, 30। इस तरह से हमें क्या पता लगा कि टोटल नंबर है 90, और उस 90 में से हमारे पास में 30 नंबर ऐसे मिलेंगे हमें जो कि 3 के मल्टीपल होंगे उसके अंदर। तो 30/90 में क्या आ जाएगा, ये इसको मोर सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1/3, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 1/3 इसका आंसर है। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा है कि कुल कितने संभावित ऐसे रिजल्ट हैं जो कि 2 डिजिट होंगे। वो हमें मिले कि 2 डिजिट होंगे, टोटल 90। इस 90 में से कितने ऐसे हैं जो 3 के डिजिट होंगे, तो वहाँ पर हमें क्या मिला कि ये ऐसे 30 नंबर होंगे। अगर ये 3 के मल्टीपल की बजाय 10 के मल्टीपल पूछ लेता तो आप क्या करते, तो 10 के मल्टीपल भी 2 डिजिट नंबर में कितने होंगे, ये 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक। अभी भी हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 90 ही है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर तो 90 है। अब इस 90 में से 10 के मल्टीपल कौन से होंगे, 10 के मल्टीपल ये होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर 9 हैं ऐसे जो 10 के मल्टीपल होंगे 10 से 99 के बीच में, और ये किस में से निकले हैं, 2 डिजिट के नंबर में से। तो 2 डिजिट के नंबर टोटल नंबर कितने थे, 90। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि 10 के मल्टीपल कितने मिलेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती 1/10। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी देख लिया है कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालने का फॉर्मूला आए तो आप ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आप निकालना चाहते हैं वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितनी कितनी संभावना है कि टोटल संभावना इतनी है। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी का। ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मान लो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10 के मल्टीपल की होती तो 10 के मल्टीपल की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यहाँ पर मिले हमें 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेने हमें जो दे रखा है कि 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, तो वो मिले हमें 90। इसके साथ अगर मान लो मैं हिंदी में बताऊं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हिंदी में प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता, और इसमें लिखा जाता है कि सफल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणाम, मतलब जो संभावित परिणाम है उनकी टोटल संख्या कितनी है वो। यहाँ पर हमारे सफल परिणाम कितने मिले थे, यहाँ पर 10 के मल्टीपल में हमें 9 मिले थे और 3 के मल्टीपल में हमें 30 मिले थे। तो हमने ऊपर लिख दिया 30 और नीचे लिख दिया कुल संभावित परिणाम, मतलब 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने थे, वो थे 90। तो इस तरह से हमने प्रायिकता निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और एग्जाम्पल की, तो अगर मान लो हेड और टेल पूछ ले, हेड एंड टेल, एक कॉइन के अंदर हेड और टेल ही तो होते हैं। तो अगर आपने उस कॉइन को उछाल दिया तो हेड आने की संभावना क्या होगी। अब देखो हेड आने की संभावना क्या होगी, हेड कितने होते हैं एक सिक्के में, एक होता है, और सिक्के के अंदर टोटल कितने परिणामों की संभावित संख्या क्या हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि हेड ही आए, दूसरी चीज भी तो आ सकती है, मतलब टेल भी तो आ सकता है। तो टोटल जो कुल संभावित परिणाम है 2, उसमें से हेड आने की संभावना है 1/2।
लेकिन दूसरी 1/2 किसकी टेल आने की संभावना कितनी होगी, वो भी 1/2। मतलब आधे चांस हैं कि हेड आए और आधा चांस है कि टेल आए। तो यहाँ भी ऐसे यही फार्मूला लगा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस तरह से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी समझा दी है, जो कि 10th क्लास में आपको अच्छे से पूरा एक चैप्टर मिलेगा, जहां आपको पूरे चैप्टर में अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी और यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग के आप वहां पर आंसर निकालोगे। यहाँ पर आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो आप इजीली अपने नंबर्स लिखिए, जो अपने संभावित परिणाम है वो निकालें, और टोटल भी आपको पता होने चाहिए कि इसमें 2 डिजिट पूछा है तो टोटल 2 डिजिट के नंबर होते कितने हैं। अगर 1 डिजिट की बात करता तो हम केवल टोटल डिजिट लेते 1 से 9 तक की। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में पूछा गया है कि x की पावर -3 512 हो तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 क्या होगी। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि जब x की पावर माइनस में हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब x की पावर अगर -1 है तो 1/x की पावर 1 लिखा जाएगा, ये डेनोमिनेटर में चला जाएगा x। इसके बाद में अगर x की पावर -2 है तो इसको हम लिखेंगे 1/x²। x की पावर -3 को क्या लिखेंगे, 1/x³। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x की पावर -3 = 512। तो मैं x की पावर -3 को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/x³ = 512। अगर मैं इन दोनों को क्यूब रूट लूँ, अगर इसका घनमूल ले लूँ मैं, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसके घनमूल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी क्यूब रूट लगाएंगे और इधर भी क्यूब रूट लगाएंगे। तो इधर क्या बन गया, 1/x का क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या बन गया 1/x = 512 का क्यूब रूट क्या बन गया 8। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब, ये कुछ नंबर्स के आपको बिल्कुल रटना चाहिए इनको, तो कि 1 से 25 तक के स्क्वायर, 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हो गए तो आपको 25 तक के स्क्वायर रूट भी याद हो जाएंगे, और कम से कम 15 तक के तो क्यूब रूट आप याद कर ही लें। इसकी टेबल लिखें और टेबल लिखकर बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 1/x = 8, क्यों, क्योंकि 8 का अगर क्यूब रूट लें, क्यों, क्योंकि अगर 512 का अगर आप क्यूब रूट लें तो इसका आंसर आता है 8। तो हमें 1/x की वैल्यू पता लग गई है कि ये 8 है। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1/8। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इसको भी तो अपोजिट करना पड़ेगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब हमें निकालना है x/3 प्लस x की पावर -1/3। तो सबसे पहले निकालते हैं x की पावर 1/3। अब x की जगह पर मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 1/8। देखो यहाँ पर 1/8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/8 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 8 किसके बराबर होता है, 2⁻³ के, और 3 × 1/3 जो पहले से था वो मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो x की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आई, ये आई 1/2। अब हमें निकालना है x की पावर -1/3। अगर इसका पता लग गया तो हम उन दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब x की पावर -1/3 को कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले तो इस माइनस का जुगाड़ करो। इस माइनस को क्या करोगे, 1 में x की पावर 1/3, ध्यान रखेंगे क्योंकि पावर चेंज नहीं होगी, पावर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। साइन है तो बस इसको, पहले ये न्यूमरेटर में था अभी इसको डिनोमिनेटर में कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। अब दोबारा से मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा। x की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी, यहाँ पे x की वैल्यू थी 1/8। अब फिर मैं यही काम करूँगा, यहाँ पर x की जगह लिखूँगा 1/8 और इसकी पावर लिखूँगा 1/3। अब जैसे मैंने ऊपर किया 1/8 उसकी पावर 1/3, तो आंसर क्या निकला था, 1/2 निकला था ना। तो यहाँ भी इसका भी आंसर क्या निकलेगा, 1/2। 1/2 किसके 1/2, 1/1/2। कैसे निकला बताता हूँ। 1/8 की पावर 3 था, तो मैंने क्या किया, 1/8 को यहाँ भी 1/2 की पावर 3 लिख के और ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिला, 1/1/2। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाता है, तो क्या उत्तर आएगा, इसमें आंसर आएगा 2। तो पहले इक्वेशन में तो आंसर आया है 1/2 और दूसरी इक्वेशन में आया है 2। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, 1 और 2 की इक्वेशन को जोड़ूंगा
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/2 जमा 2। अब इसका एलसीएम लो। मैंने बताया था कि जब अलग अलग एलसीएम है इनकी मल्टीप्लाई ही यहाँ पर आती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से जमा 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आ गया उत्तर 5/2। क्या 5/2 हमारे आंसर में दिया गया है? जी, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर 4 5/2 इसका आंसर है। तो इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको कि अगर पावर माइनस में हो तो आपको उसको इस तरह से लिखना होगा। x की पावर -3 है तो उसको इस तरह से लिखना होगा, और अगर x की पावर -1/3 थी तो उसको लिखना है इस तरह से 1/x की पावर 1/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि अगर a/b 9/11 हो, b/c 5/9 हो तो वैल्यू निकालनी है a:b:c की। यही पूछा गया है कि a:b:c का मान ज्ञात करना है। तो हम जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। a/b लिख रखा है 9/11, b/c लिखा हुआ है 5/9। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a:b:c। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि तीनों ही यहाँ पर इस अनुपात के, इसके और इसके, इन तीनों के पीछे जो ये वेरिएबल दे रखा ना a b c, ये तीनों के पीछे एक ही चीज़ हो, मतलब एक ही वैल्यू की फॉर्म में हम इसको बना लें। जैसे अगर मान लो मैं इसको चाहूँ a/b को, तो मैं इसको a को लिख सकता हूँ 9/11 b। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी b है, तो इसको भी मैं इस b को अगर उधर ले जाऊँ और c को मैं एक तरफ रखूँ तो यहाँ भी मैं c को b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और b तो यहाँ b की फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों एक ही वेरिएबल में हो जाएंगे, मतलब यहाँ भी b की फॉर्म में होगा और यहाँ भी b की फॉर्म में होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे इसको b की फॉर्म में लेकर आएंगे। अब देखना कैसे होगा। इसमें भी a/b है और a/b की वैल्यू दे रखी है 9/11, और यहाँ भी, यहाँ है b/c और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 5/9। तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन दोनों में b है तो मैं a को भी b की फॉर्म में ले सकता हूँ और c को भी b की फॉर्म में ले सकता हूँ, तो ये हमारे लिए ईजी होगा, इसलिए हम b की फॉर्म में इक्वल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉमन c होता, यहाँ भी c दे रखा होता, यहाँ भी c दे रखा होता, तो हम दोनों दूसरी a और b को c में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर हम b में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो a को b में कन्वर्ट किया तो मैंने सिंपली क्या किया, इस b को उठाकर उधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 9/11 b। अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर भी मैं b को दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, b को यहाँ जाएगा और c यहाँ जाएगा। अब तो क्या बन गया? ये बन गया 5c = 9b। यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जब c की वैल्यू निकालूंगा तो c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 9/5b। तो यहाँ पर a की वैल्यू पता लग गई है और यहाँ पर c की वैल्यू पता लग गई है। तो मुझे क्या दे रखा था? मुझे दे रखा था a:b:c निकालना है। a की जगह पर मैं लिख दूंगा इस वैल्यू को और c की जगह लिख दूंगा मैं इस वैल्यू को। यहाँ पर लिखूंगा 9/11 b c की जगह पर 9/5b। तो हमारे पास में रेशियो क्या आ गई? ये आ गई। लेकिन क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है? किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो? जी, ऐसा तो कुछ भी हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्योंकि ये अभी सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 11 और 5 का एलसीएम क्या आता है? 55। तो मतलब अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 55 बना दें तो हमारा जो नीचे बेस है वो सेम हो जाएगा, तो ऊपर की रेशियो हमारा आंसर हो जाएगी। अब इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो सेम बनेगा 55। तो 11 को 55 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 9/11 है, इसको 55 बनाना है तो मैं क्या किया? मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्योंकि नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये 45/55। मैं इस 9/11 को 45/55 कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई दोबारा करूँगा तो आपको यही 9/11 मिल जाएगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 और 5 11 जा 55। तो देखो 9/11 को ही मैंने लिखा है 45/55। अब 1/1 है, b की वैल्यू थी ना 1/1, तो इसको भी मुझे डिनोमिनेटर में 55 चाहिए। तो 55 के लिए तो मुझे इसमें 55 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके डिनोमिनेटर में 55 आए। अब क्योंकि नीचे 55 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं ऊपर भी 55 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर भी क्या आ गया? 55 आ गया। अब तीसरी टर्म है 9/5
5। अब इस 9/5 को अभी मुझे 55 बनाना है, तो मैं यहाँ करूँगा 11 से मल्टीप्लाई। जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 55 आ गया। अब क्योंकि नीचे 11 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 11 से, तो 11 निम 99। तो हमारे पास में 3 टर्म हो गई हैं, 45/55, 55/55 और 99/55। देखो इसको अगर मैं काटूंगा तो वापस से 1 आ जाएगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो वापस से 9/5 आ जाएगा। अगर 11 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको वापस 9/5 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये 3 एक अलग फॉर्म आ गई हैं उस रेशियो की। तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो अब इसके ऊपर जो है वही हमारी रेशियो है, क्योंकि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। तो ए की जगह पर 45 ऊपर, बी में ऊपर क्या है 55 और सी में ऊपर क्या है 99। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ 10% इज डिक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम। ये कह रहा है कि 10% का जो एवरेज वेट है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कब? व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 80 किलोग्राम। जब इन 10% में से एक आदमी, एक पर्सन जिसका वेट 80 किलोग्राम था वो निकल गया और न्यू पर्सन आ गया। जैसे ही नया आदमी इन 10 आदमियों में जुड़ा और 80 किलोग्राम का आदमी गया तो उनके एवरेज में गिरावट आई। कितनी गिरावट आई? वो आई 2 किलोग्राम की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एवरेज होती क्या है। एवरेज का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आदमी एक मैच में 10 रन बनाता है, दूसरे मैच में 20 रन बनाता है और तीसरे मैच में बनाता है 30 रन, तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे कि इसकी एवरेज क्या है, कि हर मैच में इसने एवरेज इतने रन बनाए। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ लूँगा। इन सबको जोड़ने पर क्या आया, 30 और 20 50 और 10 60। तो इसका मतलब इसने टोटल रन बनाए हैं 3 मैचों में 60 रन। 60 रन बनाए हैं टोटल, और कितने मैचों में बनाए हैं? 3 में। टोटल मैच 3 थे ना, 1 2 और 3, तो बटे में कर दिया 3। तो इसकी जो एवरेज आई वो आई है 20 रन की। इसको मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ कि इस आदमी ने हर मैच में 20-20 रन बनाए थे, तब जाकर इसके 60 रन बने हैं। तो एवरेज का मतलब यही है कि हर मैच में इसने औसत रूप में 20 रन बनाए। दिए गए क्वेश्चन में भी हम सिमिलर ही कंसेप्ट लगाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पर मैच के औसत रन निकालने के लिए लगाया। एवरेज होती है कि जितने लोगों की हमें एवरेज निकालनी है, हम क्या करेंगे, उन सब की उस वेट को जोड़ लेते हैं। सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन, कितने भी हों वो। अगर यहाँ 100 आदमियों का वेट हो तो 100 के 100 आदमियों के वेट को हम जोड़ेंगे और 100 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर तो टोटल जो पर्सन है वो है 10, तो यहाँ पर लिखा जाता है टोटल। तो मैं अगर फॉर्मूला ही लिख दूँ यहाँ पर तो लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है, जितनी भी वैल्यू दे रखी हैं उनका सभी का जोड़, और नीचे लिखते हैं उन सभी की संख्या। कुल संख्या कितनी है यहाँ पे? यहाँ है 10, और सबका जोड़ हमें नहीं पता कितना है, तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन लिख दिया। तो इसमें अगर मान लो उस टाइम पर इनका औसत x था, तो सब का जोड़ कितना होगा? सम ऑफ वेट, सब के वजन का जोड़ कितना होगा? इसके बटे में 10 है। मुझे अगर इनके सब के वेट को जोड़ना है, जो 10 आदमी थे, तो उन सब का वेट आ गया 10x। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नया आदमी आया तो नई एवरेज बनेगी। वो जो नई एवरेज बनी, पहले थी x, अब हो गई है x-2। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना कि x-2 बराबर है सम ऑफ वेट ऑफ पर्सन, ये कौन सी है? न्यू, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो सभी का जोड़ कितना है वो हमें अभी भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो सम ऑफ वेट ऑफ पर्सन है, इसमें से क्या हुआ है, इसमें से 80 किलोग्राम का एक आदमी गया है और नया आदमी आया है। तो मैंने क्या किया कि नए आदमी के वेट मान लिया है n। तो मैंने यहाँ पर बस इतना किया है कि x-2 कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे? अब भी रहेंगे 10, क्योंकि एक आदमी गया और एक आदमी आया।
तो जो आदमी गया उसका वेट 80 किलोग्राम था, जो आदमी आया वो उसका वेट था n, और हमें यही निकालना है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यू पर्सन, और हमने वेट ऑफ न्यू पर्सन क्या मान लिया, वो मान लिया है n। तो अगर n की वैल्यू निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि x माइनस 2 को अगर मैं इधर लेकर जाऊँगा इसको, तो क्या आएगा 10x माइनस 2 इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन। अब यहाँ पर सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन कितना था, ये आया था 10x। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10x माइनस 80 प्लस n। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, n को इधर रख लूँ और इनको दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ इसको मैंने खोल लिया साथ के साथ, 10x माइनस 20, ये 10x प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, ये माइनस में 80 था, इधर गया प्लस 80 इक्वल टू n। 10x से 10x गया, 80 में से 20 गए, कितना आ गया 60 किलोग्राम इक्वल टू n, और n क्या था, वेट ऑफ। इस तरह से हमें पता लग गया कि इसका आंसर 60 किलोग्राम है। ये तो था सॉल्यूशन फॉर्मूले से। अगर आपको बाय चांस फॉर्मूले से नहीं निकालना है और आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन के आंसर को निकालना है, ऑप्शन में दे रखा है 80 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 60 किलोग्राम या 50 किलोग्राम, नए आदमी का वेट इसमें से क्या होगा, तो भी हम कुछ हद तक इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो वो कैसे करेंगे, इसमें हमें ये पता है कि 2 किलोग्राम का जो एवरेज वेट है वो कम हुआ है, और हमें बस इतना पता है कि एवरेज वेट यही होता है कि सबको जोड़ना है और सबकी संख्या है। अगर यहाँ पर कुछ कमी आई तो यहाँ इसके एवरेज में भी कमी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी नया आया है वो पक्का 80 किलोग्राम का जो आदमी गया है उससे उसका वेट कम था, वो हल्का था उससे, क्योंकि उसका वेट कम था तो ये 80 किलोग्राम से कम का आदमी होगा, और कम 80 किलोग्राम से कम का आदमी या तो 60 है या 50 है। इसका मतलब ना तो 1 होगा ना 2 होगा, क्योंकि अगर 90 किलोग्राम का आदमी अंदर आया होता तो ये जो एवरेज वेट है ये बढ़ गया होता, जबकि हमें बता रखा है कि वो तो डिक्रीज हुआ है, उसका एवरेज वेट कम होने के कारण 2 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 60 किलोग्राम और अगला बच गया है 50 किलोग्राम। तो इन्हीं दो में से आप गैस करें, या तो 60 होगा या 50 होगा। अब इसमें भी 60 किलोग्राम को आप चूज कर सकते हैं। कैसे चूज कर सकते हैं, ये आप देखें कि 80 किलोग्राम का आदमी बाहर गया है और 2 किलोग्राम का एवरेज वेट में अंतर आया है। 10 लोगों में 2 किलोग्राम का वेट का अंतर आया है, तो 10 दूनी 20 किलोग्राम। तो अगर मैं टोटल वेट में कहूँ तो टोटल वेट में यहाँ पर 20 किलोग्राम का फ़र्क आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 80 किलोग्राम है, और 80 में से अगर आप 20 को घटाएंगे तो आप तब भी बताएंगे कि 60 किलोग्राम बच जाता है। तो इसका आंसर इस तरह पे ऑप्शन नंबर 3 हम चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रखा है इफ़ 2 की पावर p प्लस 1 ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होते क्या हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर वो अपने आप से डिवाइड होंगे। इसके अलावा वो किसी भी और संख्या से वो डिवाइड नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 2 के टेबल में आएगा। 3 की बात करूं तो या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। दूसरी तरफ अगर मैं 5 की बात करूं तो या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। दूसरी तरफ होते हैं कंपोजिट नंबर्स, इन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जो ये होती है, क्या होता है कि 1 से, अपने आप से और उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं। मतलब ये हमेशा 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होते हैं। अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ 4 की, तो 4 किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से। तो इसका मतलब ये 1 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है और इसके अलावा किसी और संख्या से भी हो रहा है। तो ये हो गई है भाज्य संख्या। 8 भी है भाज्य संख्याएं, 6 भी है भाज्य संख्याएं, क्योंकि 8 होता है 1, 2, 4 और 8 से डिवाइड, और 6 के फैक्टर करूं मैं तो 1, 2, 3 और 6। तो ये अपने आप से भी डिवाइड हो रहे हैं और 1 से भी हो रहे हैं और इसके अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इनको बोल दिया भाज्य संख्याएं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एक का। एक क्या होता है कि ये एक से तो डिवाइड होता है और यही खुद है। तो यहाँ पर ये कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनसे डिवाइड हो, अगर ये प्राइम नंबर बनना है तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, यहाँ बोल रखा है कि 2 की पावर p और +1, यहाँ है +1, ये एक प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे हम इसके आंसर को, अगर मैं यहाँ पर p की जगह 3 रखूँ जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 + 1 कितना होगा, 2 की पावर 3 8 होता है, +1 9। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? जी नहीं, 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो एक आंसर नहीं होगा। दूसरे को डालो। अब p की जगह पर मैं लिखूंगा 4, तो 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 2 की पावर 4 हो गई 16 + 1 कितना हो गया 17। 17 क्या प्राइम नंबर होता है? हाँ, 17 प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और 17 से होता है। इसके अलावा और किसी भी टेबल में 17 नहीं आता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है हमें मिल गया है कि p की वैल्यू 4 है। लेकिन अब एक दो को और देख लेते हैं कि 5 और 6 में क्या है। अगर मैं p की जगह पर 5 रखता हूँ तो 2 की पावर 5 + 1 कितना आएगा, 32 + 1 कितना हो गया 33। तो ये 1 से डिवाइड होता है, 11 से होता है और 33 से होता है, इवन ये 3 से भी होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 6 रख देते हैं, p की जगह 6 रखेंगे तो 2 की पावर 6 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 64 + 1, ये हो गया 65। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। हालांकि ये 13 से भी डिवाइड होता है और ये 65 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अगर p की जगह पर हम 6 रख देंगे तो 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। इस तरह से हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल 5 7 3 2 8 9। ये एक न्यूमरल दे रखा है, इसके अंदर 7 की स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर बताना है। एक है स्थानीय मान जिसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक है अंकित मान जिसे बोलते हैं फेस वैल्यू। हर एक वर्ड की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। मतलब जैसे कि अगर एक को कहूँ तो ये एक हमेशा कहीं भी आ जाए, यहाँ इसको एक ही बोला जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्लेस के बारे में बात करूँ, अगर मैं यहाँ 100 लिख दूँ तो इस एक का मतलब है 100। तो स्थान के कारण जब किसी की वैल्यू में परिवर्तन आता है तो उसे बोलते हैं स्थानीय मान, और उस अंक का अपनी एक फेस वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख रहा हूँ तो ये 8 ही बोला जाएगा हर जगह, इसकी अपनी एक फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू को 8 ही बोला जाता है। जैसे अगर मान लो 10 रुपये का नोट है, उस 10 रुपये के नोट को आप 1000 के अंदर रख लो या फिर 2000 की गिड्डी के अंदर रख लो, वहाँ पर उसको 10 रुपये का नोट है तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी। अब यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू की बात करें कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेसेस क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ऐसे ही 10,000, लाख, तो ये है प्लेस। अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखी जाए, ये 2, इस 2 को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये 2 है, इसकी फेस वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 20 तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो इस 2 की वैल्यू दहाई वाले प्लेस पर है, दहाई वाले स्थान पर है, तो इसको 2 ना बोलकर मैं क्या लिख रहा हूँ 20। अगर ये सैकड़े पर 2 होता तो इसी 2 के पीछे क्या लगती 2 जीरो, तो कितना हो जाता है ये 200। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में बात करूँ कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये है 5 7 3 2 8 9। तो स्थानीय मान निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका होता है कि यहाँ पर ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है 9 है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से गुना करते हैं 9। 8 है, ये दहाई के स्थान पर है तो इसको 10 से गुना करते हैं 80। ऐसे ही करेंगे 2, तो मैं इसको 10 से या 100 से गुना करने की बजाय क्या लिखूंगा कि 2 लिख दिया है और इसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतनी की उसकी जगह पर उतनी ही जीरो लगा दूंगा। तो 3 पे क्या आ गया, 3 लिखा और 3 के पीछे जितने अक्षर हैं उनको गिनो, 1 2 3, 2 8 और 9 3 अक्षर है ना, तो 1 2 3 इसका स्थानीय मान है। अब 7 को करूँगा तो 7 के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 4, तो 7 के पीछे क्या है 1 2 3 4 जीरो लगा दी।
अब इसमें 5 के पीछे अगर 5 का स्थानीय मान निकालूं तो 5 के पीछे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब जितने भी अंक हैं इसके पीछे उतनी जीरो लगा दो और उस 5 को आगे लिख दो, तो इसकी वो प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। अब इसका जो अंकित मान है 7 का जो अंकित मान है, जो फेस वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो रहेगी 7। अब इन्होंने क्या कहा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर बताना है, तो प्लेस वैल्यू ये है और फेस वैल्यू ये है। इसका अंतर निकालने के लिए कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, और इसका अंतर निकालने के लिए क्या करोगे आप, 7 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 6 9 9 9 3। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिख रखा है, ये लिखा हुआ है x 5 y 1 z, ये डिविजिबल है, ये भाग हो जाता है किससे, 9 से, मतलब अगर 9 से मैं इसको भाग दूं तो ये कंप्लीट भाग हो जाएगा। यदि x 5 y 1 z को 9 से भाग करते हैं तो वो पूरा भाग हो जाता है, तो हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। इसके लिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, किन किन का, फ्रॉम 2 to 10 सबका एक बार देख लेते हैं कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, ताकि आप बड़े से नंबर को देखकर भी ये बता दें कि ये नंबर किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का, हम एक बॉक्स बना लेते हैं 2 4 और 8 का। सबसे पहले हम 2 4 और 8 को देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये 2 से भाग हो रहा है 4 से या 8 से। 2 में देखिए क्या देखना पड़ता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। अगर मान लो कोई नंबर है 652, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई के स्थान पर देखेंगे कि या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो पूरी जो नंबर है वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब रही बात 4 की, तो 4 में क्या देखना पड़ता है कि 4 में लास्ट के जो 2 वर्ड हैं, 2 डिजिट, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके देखें और पता लगाएं। अब जैसे मान लो इसमें 52 है, तो इस 52 को अगर मैं भाग करूं तो ये पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये 652 है ये भी पूरा भाग होगा 4 से। अगर 652 की बजाय मैं 1652 लिख दूं, 71 652 लिख दूं, ये कोई भी चीज़ लिख दूं, ऐसा कुछ भी लिख दूं जिसके पीछे 52 है, 52 है, तो वो सारे नंबर इस 4 से डिवाइड हो जाएंगे। केवल हमें देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट इस 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब अगर हम 8 की बात करें तो जैसे 4 में 2 डिजिट देखनी थी, ऐसे ही 8 में हमें देखना होगा कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इस एग्जाम्पल को लें हम, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट हैं 652, तो 8 का कैसे जाएगा, 8 के 64 1 2, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसमें शेष बचेगा 4, और शेष बचने के कारण ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरी जो संख्या है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 95 8 512 ये ले लेता हूँ। तो हम देखेंगे कि लास्ट की जो 3 डिजिट है सिर्फ इनको हम डिवाइड करके देखेंगे कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। इसको देखें, 6 पे चला जाएगा ये, और ये पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी नंबर जो है 9 5 8 5 1 2 ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 में क्या देखा, यूनिट डिजिट, 4 में क्या देखा, लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में क्या देखा, लास्ट की 3 डिजिट। इस तरह से हम 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं। अब अगर आगे हम बात करें किसकी, 3 6 और 9 की, तो 3 6 और 9 में क्या होगा, 3 6 9 में 3 में क्या होगा कि डिजिट को सम करके देखें। अगर आपके सामने एक नंबर है 123, तो इसकी डिजिट क्या है, 1, इसको जोड़ो 2, इसको जोड़ो 3, 3 2 5 और 1 6। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 9 है, 9 में क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 8 1 2 3 की, तो 8 जमा 1 जमा 2 जमा 3, 3 और 2 5 1 6 और 8 14। क्या 14 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये 8123 भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बजाय अगर मैं बात करूं इनकी, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा हम इनके
डिजिट्स को जोड़ लेंगे। 9 और 7 16 और 2 18 और 9 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है? जी 9 से डिवाइड होता है। अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी रकम 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक और चक्कर होता है कि आप 9 का अगर टेबल देखें, अगर 9 की टेबल देखें तो आप देखेंगे कि सबका जोड़ 9 होगा। 8 और 1 को जोड़ो 9, 7 और 2 को जोड़ो 9, 6 और 3 को जोड़ो 9, 5 और 4 को जोड़ो 9, इसके आगे 54 को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़ो 9। तो सबका जोड़ 9 हो रहा है। इसका मतलब किसी भी टर्म में अगर किसी का जोड़ 9 आ जाए तो भी वो टर्म हम पता लगा लेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखो 27 आया ना, इस 27 डिजिट को जोड़ो एक बार, 2 और 7 9। तो जब डिजिट 9 आ गई, जैसे ही इनका जोड़ 9 आ गया तो 9 का आते ही हमें पता लग जाएगा कि ये डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करें अगर हम 6 की, तो 6 में क्या होगा कि 6 किस किस का फैक्टर होते हैं? 6 के फैक्टर देखो, एक 2 होता है और एक 3, मतलब 2 गुना में 3 क्या होता है? 6। तो ऐसी कोई भी टर्म जो 2 से भी डिवाइड होती हो और जो 3 से भी डिवाइड होती हो, अगर ऐसा कोई टर्म हो गई तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले 54 को, तो 54 में क्या होता है? अगर मैं 2 से बात करूं, क्या ये यूनिट डिजिट में 4 है, 2 से डिवाइड होता है? जी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 4 6 8 और 0 में कोई भी टर्म अगर यूनिट डिजिट पर हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो 54 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ 3 से डिवाइड करने की, तो 5 में 4 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, ये 3 से डिवाइड होता है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो गया है और ये 3 से भी डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब ये 54 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 6 को डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 6 के लिए क्या देखना पड़ेगा कि जो भी टर्म है वो 2 से देख लो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, और उसके साथ ही 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि ये होता है या नहीं होता। तो हमें 3 का पता लग गया, 6 का पता लग गया, 9 का। 3 में भी डिजिट सम करते हैं, 9 में भी डिजिट सम करते हैं। अगर इनका सम 9 आ जाए तो तुरंत लगा दो कि हाँ ये 9 से भाग हो जाएगा। जबकि 6 में क्या देखना होता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, और 3 से डिवाइड हो रहा नहीं। अगर 2 में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है और दूसरे से नहीं हो रहा तो ये काम नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 56 ले लिया, तो 56 में क्या है कि जो लास्ट में 6 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 4 6 8 0 होता ना, 2 4 6 8 0, ये अगर यूनिट डिजिट पर हो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 6 और 5 11। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो 56 है ये 3 से डिवाइड नहीं होने के कारण ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब अगली बात करते हैं 5 और 10 की। देखिए 5 की अगर टेबल लिखें हम, क्या आएगा इसमें? इस तरह से बनता है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट में या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 0 या 5। इसका मतलब इससे ही रूल बन गया, किसी नंबर में पीछे 0 हो या फिर 5 हो तो वो टर्म पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। अगर मैं कितनी भी बड़ी संख्या दे दूं यहाँ पे, अगर इसके पीछे यहाँ मैंने 0 लिख दिया तो ये 5 से पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी। अगर मैंने इसके यहाँ पर 5 लिख दिया तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैंने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो कुछ भी लिख दो वहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए, वहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम 10 की बात करें तो 10 में 10 की टेबल देखो एक बार, ऐसे लिखते हैं। देखो आप, हर एक के पीछे 0 है, तो इसका मतलब यही है कि अगर पीछे 0 है तो वो पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 और 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपने देख लिया। अब एक बच गया है, 1 से 10 के बीच में एक बच गया 7, कि 7 को कैसे पता लगाए कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट की टर्म है, मान लो मैंने लिख दिया 723, क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको अगर हमें देखना है तो जो लास्ट की टर्म है उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसको ट्वाइस कर देते हैं, और जो बाकी टर्म है उसमें से उसको घटा देते हैं। अब 3 दूनी क्या होता है 6, तो 72 में से 6 घटाओ, कितना बच गया? 66 बच गया। अब ये जो 66 है क्या 7 के पहाड़े में आता? क्या 7 पूरा डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। इसलिए ये जो 723 है ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसके बाद मैं बात करूँ 343 की, तो 343 में क्या है कि लास्ट की टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या बन गया 6। बाकी चीज़ क्या बच गई? 34। तो 34 में से 6 को घटा दो, क्या बच गया? 28। क्या ये 28 7 के पहाड़े में आता है या फिर 7 से पूरा डिवाइड हो गया? जी हाँ, 7 चौक 28 होता है ना,
तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 7 के लिए क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करना है और जो बाकी संख्या बच गई उस पूरी में से उस जो डबल करने के बाद जो डिजिट हमें मिली है उस नंबर को घटा देना है। अगर घटाने के बाद में वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमने लगातार एक को तो डिवाइड करने के लिए कोई रूल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक सब को डिवाइड कर देता है। एक के पहाड़े में सब आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आता है उसके अंदर। 2 का देख लिया है, 4 का देख लिया, 6 का देख लिया, 8 का देख लिया। उसके बाद में हमने 2 4 8 का एक साथ देखा, 3 6 9 का एक साथ देखा, 5 और 10 का एक साथ देखा और 7 का देख लिया। इस तरह हमने 1 से लेकर 10 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल भी कर लिए हैं। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन में, जिसमें पूछ रखा है कि x + y + z का वैल्यू क्या होगा जबकि वो पूरी रकम 9 से डिवाइड हो जाती है। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? ये होता है कि अगर मैं सब डिजिट्स को जोड़ दूं तो जो आंसर आएगा वो 9 से पूरा भाग होना चाहिए। अगर वो 9 से पूरा भाग हो जाता है तो वो पूरी की पूरी जो टर्म है वो भी 9 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कह रखा है कि ये पूरी भाग हो जाती है, अपने आप बोल रखा है कि ये भाग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इन सब टर्म को जोड़ दूं तो जो आंसर आएगा वो 9 से पूरा भाग हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि x + y + z को एक जगह ले लो और 5 और 1 6 को एक जगह ले लो। तो कह रहा है कि x + y + z + 6, तो 6 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 9 से पूरा भाग हो जाए। यही तो आंसर आएगा ना इसमें। अगर x y + z में मैं 1 जोड़ूं इन तीनों की जगह पर, मतलब ये 0 है, ये 0 है और z 1 है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या है 1, और 1 में 6 जोड़ूंगा 7, तो क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, तो मैं 1 नहीं जोड़ूंगा। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ूं कि, और वो भी कौन सी जोड़नी है, न्यूनतम जोड़नी है, सबसे छोटी, द लीस्ट वैल्यू जोड़नी है, लीस्ट वैल्यू। तो इनमें से जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हम अगर 9 जोड़ें, 3 जोड़ें, 6 जोड़ें और 0 जोड़ें, तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो ये पूरा भाग कर दे। तो x + y + z की जगह मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, 9 डाल के देखता हूँ। 9 में डाला मैंने 9, x + y + z की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। इसकी जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, इसकी जगह लिखूंगा +6, क्या होगा 15। क्या 15 9 से पूरा भाग होता है? नहीं, तो हमारा एक आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है 3, तो मैं इस x y + z की जगह पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे अब की बार लिखूंगा 3 + 6 को कहाँ लिखूंगा यहाँ, और 3 और 6 को जोड़ूंगा 9, 9 को 9 से भाग करूंगा तो ये 9 से भाग हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 9 से भाग हो रहा है। अभी हम होल्ड करते हैं क्योंकि न्यूनतम वैल्यू देखनी है, क्या पता इससे छोटी क्या है 0, क्या पता 0 इसका आंसर हो। अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, और ये काम जल्दी जल्दी होगा। आपके जो पेपर में बैठे होंगे आप जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे, क्योंकि ये आसान सवाल होते हैं और इसमें टाइम बचता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा 6, तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मैं इस ऑप्शन x + y + z की जगह लिख रहा हूँ 6, तो 6 में 6 जोड़ो तो 12 बना, 12 को 9 से भाग दोगे तो ये 9 से भाग नहीं होता, तो 3 भी इसका आंसर नहीं होगा। चौथे में क्या दे रखा है 0, तो अब की बार मैं इसको रखता हूँ 0। अब 0 किया तो मैंने x + y + z की जगह लिखा 0 प्लस, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 6 = क्या आएगा 6/9। क्या ये 6 9 से पूरा भाग हो जाता है? नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन 2। तो 27 का क्वेश्चन का आंसर हो गया है ऑप्शन 2। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रखा है P इज 7 टाइम्स एज लार्ज एज Q। यहाँ पर P की वैल्यू दी है कि P Q से 7 गुना बड़ा है। देन Q इज हाउ मैनी % लेस देन P। तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि P Q से 7 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ गई 7Q। तो इसके लिए जब हमें % लेस निकालना है, कितना % कम है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितना इनका डिफरेंस है, P और Q में जितना डिफरेंस है वो अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मतलब किससे कम है, P से कम है ना, तो गुना 100 कर दो। इसका मतलब अगर इसका करना हो तो अंतर अपॉन जो आरंभिक मान था, आरंभिक मान क्या था 7Q, क्योंकि हम 7Q के रिस्पेक्ट में बड़ा घटा रहे हैं, हम P के रिस्पेक्ट में बड़ा घटा रहे हैं Q का मान। अब Q और इसके बीच में डिफरेंस कितना है ये निकालना हो आपको,
तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा जितनी पी की वैल्यू होगी वो और जितना क्यू की वैल्यू होगी वो। पी की वैल्यू क्या है, ये है 7Q। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 6Q। तो परसेंटेज लेस जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, डी बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना है, डी कितना लिख दो, यहीं लिख दो 6Q, ओरिजिनल वैल्यू है 7Q गुना 100, Q से Q कट गया। अब 6/7 गुना 100 कर दो तो 600/7 इसका आंसर हो जाएगा 85 सही 5/7। क्या ऐसा कोई आंसर दे रखा है किसी ऑप्शन में, 85 सही 5/7 ये दे रखा। और मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया कि इसके आगे सोल्व कैसे करना है। आंसर जो होल नंबर वो यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया वो यहाँ लिखते हैं। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 km/h एंड डाउन स्ट्रीम एट 24 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इसमें क्या होता है कि एक नदी है, इस नदी में कोई नाव जा रही होती है। ये नाव अगर यहाँ पर ये धारा उस तरफ बह रही है तो आपको पता है कि ये जो नाव है, ये बोट है, ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। लेकिन क्योंकि हवा इस तरफ से बह रही है, पानी है वो भी इस तरफ बह रहा होगा, तो यहाँ पर जो बोट है, अगर इस बोट को यहाँ जाने, उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ जाना पड़े, धारा बह रही है इस तरफ और आपको जाना पड़ रहा है इस तरफ, तो इस वाले केस को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जो अपोजिट अगेंस्ट में जाते हैं उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अगर यहाँ पर इस नाव को यहाँ से यहाँ तक जाना था, इस जगह से इस जगह तक जाना था, तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आना, तो एक बार तो ये डाउन स्ट्रीम जाएगी और एक बार जाएगी अपस्ट्रीम। अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है दोनों जगह। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम में होता है उस धारा के अनुसार बहना, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप जल्दी पहुँचते हो। लेकिन जब ऑपोजिट आते हो, जब आगे से धारा दूसरी तरफ बह रही है और तुम्हें ऑपोजिट जाना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगता है उस बोट का और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वहाँ पर आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि उस करंट की स्पीड क्या थी। यहाँ इसको बोट की स्पीड नहीं पूछ रखी है, बोट की स्पीड अलग होगी और जो करंट की स्पीड है वो अलग होगी। करंट है जो ये धारा का बहाव है, इसको बोलते हैं करंट। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, ये है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में इन्होंने क्या लिखा कि धारा के प्रतिकूल। यहाँ है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या लिखा, धारा के अनुकूल। तो इन्होंने बोला कि डाउन स्ट्रीम है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम बताया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसकी स्पीड है, नाव चला सकता है, ये बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है। तो बोट की स्पीड ये है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी, मतलब जाने की और आने की एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड ऑफ बोट, एवरेज स्पीड ऑफ बोट क्या होगी कि जाने की स्ट्रीम और आने की, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज निकल जाएगी ना। क्या बताया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, बताया था ना एवरेज निकालने का फॉर्मूला, कि जितने आपको टर्म जोड़नी है उनको ऊपर लिखो और कितने नंबर है उनके, यहाँ डाउन स्ट्रीम 1 अप स्ट्रीम 2, तो टोटल होगी 2 बार की बात कर रहे हैं, तो इसकी एवरेज निकल जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम कितनी है, 24 + 16/2, 24 और 16 40/2, तो ये कितना निकल जाएगा 20 km/h। मतलब ये एवरेज स्पीड ऑफ बोट आई है। मतलब क्या हुआ कि इसने अप स्ट्रीम में कम स्पीड चलाई, डाउन स्ट्रीम में उतनी स्पीड तेज होगी। मतलब ये 16 थी, ये 24 थी, तो एवरेज स्पीड ये मान के चलो जब टोटल करोगे आप इसको तो 40 आएगा ना। अगर यहाँ पर कोई भी करंट ना होता तो इसकी स्पीड और होती ना, तो स्पीड ऑफ करंट क्या था फिर, कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम है 24, मतलब तेजी से गया, तो होनी चाहिए थी इसकी 20 km/h और है कितनी 24, इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी ना उस करंट ने, क्योंकि डाउन स्ट्रीम था। दूसरी तरफ अगर देखें
कि अब स्ट्रीम की कितनी थी, 16 किलोमीटर पर आवर, और इसकी अगर यहाँ पर वो करंट नहीं बह रहा होता तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आती, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कितना कम हो गया, ये भी 4 किलोमीटर प्रति आवर कम हो गया ना। इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट क्या था, स्पीड ऑफ करंट था 4 किलोमीटर पर आवर। अगर वो करंट ना होता, अगर वो धारा स्टिल होती, अगर मतलब वो जो पानी खड़ा हुआ होता, तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर रहने वाली थी, जबकि इस करंट के कारण उसके अगेंस्ट में गया तो 4 किलोमीटर की स्पीड कम हो गई, और उस बहाव के साथ गया तो उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। तो इसलिए उस स्पीड ऑफ करंट था 4 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा है ऑप्शन नंबर 1। इसका सीधा सा फार्मूला भी होता है, जो स्पीड ऑफ करंट है उसको अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होती है वो उसमें से अप स्ट्रीम की घटाकर भाग में 2 कर देते हैं। इसमें ये माइनस क्यों किया, क्योंकि जो स्पीड ऑफ करंट है अप स्ट्रीम में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब डी माइनस यू, डी कितना 24, यू कितना है 16 और बटा 2, 24 में से 16 गया 8/2, तो 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ से आंसर निकल गया। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कैसे निकलेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रखा है, प्रदीप ड्रोव फ्रॉम होम टू ए neighboring town at a speed of 45 km per hour, and on his return journey he drove at a speed of 40 km per hour and also took an hour longer to reach home। इसमें क्या बोल रखा है कि जो प्रदीप है, प्रदीप ने घर से पड़ोसी शहर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई, और अपनी वापसी यात्रा में उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। अगर मान लो ये ए है जो उसका टाउन है, और वो बी टाउन तक गया यहाँ से यहाँ तक, तो जाने के टाइम पर तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, और जब उसको वापसी आना हुआ तो तब उसने स्पीड कम कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है, उसके जो नेबरिंग टाउन था उसके और उसके घर के डिस्टेंस में तो कोई अंतर नहीं आया होगा, इतनी ही डिस्टेंस वो ए से बी तक कवर किया, इतनी ही डिस्टेंस उसने बी से ए तक कवर किया। लेकिन क्योंकि वापसी आते टाइम उसने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो चलाई, इसलिए उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया घर पहुंचने में। तो अब हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि वो ए से बी तक और बी से ए तक आने में उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की। अब अगर मैं बात करूं जाने के टाइम पर, तो जाने के टाइम पर क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसको याद आप कर सकते हो DST से, कि D इक्वल टू S इंटू टाइम। तो DST में क्या है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है जाते टाइम 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्योंकि हमें नहीं पता तो मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि x घंटे लगे, उसको x घंटे लगे। तो इसमें जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, 45x किलोमीटर। अब जो वापसी आया ये तो था जाने का, अब है बात वापस आने की। अब वापसी में उसने क्या किया कि जो स्पीड है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली, और उसको बताया गया कि भाई आने के टाइम पर उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो मैंने क्या किया, x में 1 जोड़ दिया। इस तरह से मैं देखूंगा कि यहाँ 40 है, यहाँ x प्लस 1 है, और ये जो r है ये अपोन में है, ये r गुना में है, तो इस r से ये r कट जाएगा, तो हमारा जो यूनिट रह जाएगी वो रह जाएगी किलोमीटर। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं कि जाने के टाइम पर 45x किलोमीटर उसकी डिस्टेंस, आने के टाइम पर उसकी डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन वहाँ पर ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को और सोल्व करूँ तो यहाँ पर ये हो गया इतने किलोमीटर। तो यहाँ D इक्वल टू 45x है, यहाँ D इक्वल टू 40x प्लस 40 किलोमीटर है, और क्योंकि जाने और आने की डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं था तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, इस एक को और इस 2 इक्वेशन को, दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो मैंने क्या पाया कि 45x इक्वल टू 40x प्लस 40। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 45x इसको इधर लेकर गया, माइनस 40x इज इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया 40, तो यहाँ बच गया 5x, यहाँ आ गया 40। तो x की वैल्यू आ गई है 40/5 कितनी, 8। x की वैल्यू है 8। ये x क्या था, टाइम था ना, और क्योंकि टाइम था तो 8 घंटे में पूरा किया इसने जाते टाइम। अब जाते टाइम क्या डिस्टेंस थी, वो थी 45x।
अब 45 में x की जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 8 लिखा तो 8 की जब गुना किया हमने तो ये मिल गया है हमें 360 किलोमीटर। तो यानी ए से बी तक की जो दूरी थी वो थी 360 किलोमीटर। और अगर अब हम देखें कि हमने डिस्टेंस ही निकालनी थी, डिस्टेंस हमें मिल गई, तो हम देखेंगे कि 360 तो इसमें किसी ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर वो इतना मुश्किल बनाने के लिए यहाँ 360 भी लिख सकता है, लेकिन आपको उसको चूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है उसने कितनी दूरी तय की, यानी वो ए से बी तक गया और बी से वापस भी तो आया है 360 किलोमीटर, तो वापस आने की दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 प्लस 360, टोटल वो चला है 720 किलोमीटर। और यही हमारा ऑप्शन 2 में दिया गया है, 720 किलोमीटर इसका आंसर है। इस तरह से हमने 10 मैथ्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी और इसके अलावा पावर, रेशियो, एवरेज, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, परसेंटेज, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इतने कंसेप्ट को आज हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बने रहिए स्लाइसिंग साइंस के साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।